सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी खानदान ना लखपति है, ना करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 करोड़ रुपयों का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। हालांकि 35 साल मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। Biden administration has given Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman immunity from a lawsuit over the murder of Jamal Khashoggi. अक्सर जब भी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ कोरिया और चीन के लीडर्स का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी बड़ा डिक्टेटर मिडिल ईस्ट में राज कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का कत्ल हो या अपनी ही भाई से पावर छीन कर जेल में डलवाना, देश की बिलियनर्स को किडनैप करना हो या रिलीजियस लीडर के खिलाफ जाकर काम करना, MBS हर गैर कानूनी काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा के इस्तीफा तक दिलवा दिया था। पर इसके बावजूद क्यों आज के टाइम पर मॉडर्नाइज सऊदी के लीडर कहे जाते हैं और इस मासूम से देखने वाले चेहरे के पीछे का असल सच क्या है, आइए जानते हैं रिस टीवी की इस शानदार वीडियो में। मोहम्मद बिन सलमान करंट सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और पावरफुल होने की ये वजह नहीं है। असल में सऊदी अरेबिया में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। फॉर एग्जाम्पल किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरेबिया का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और इनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरेबिया के किंग बनते गए। सबसे पहले बेटे सऊद 1953 से 1969 तक सऊदी अरेबिया के किंग रहे। सऊद के मरने के बाद उनकी भाई फैसल 1969 से 1975 तक सऊदी अरेबिया के किंग रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1982 तक सऊदी अरेबिया के किंग रहे। खालिद के बाद फहद ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरेबिया पर हुकूमत की। किंग फहद की डेथ के बाद 2005 में अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के किंग बन गए और फिर उनके मरने के बाद 2015 में MBS के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के किंग बन गए और अभी तक वही सऊदी अरेबिया की बादशाह है। फिर यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब पिछले ट्रेडिशन को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को एक क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया। इसके पीछे असल में एक प्लान था कि भाई से भाई तक कुर्सी ट्रांसफर करने वाले चेन को बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के तोड़ने का यही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। लेकिन फिर 2 ही साल बाद 2017 में अचानक नाइफ ने क्राउन प्रिंस की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, जिनके बाद मोहम्मद बिन सलमान ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया की नए क्राउन प्रिंस बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस नाइफ ने यह इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। एलिगेशन तो ये भी लगाए जाते हैं कि उन्हें कई घंटों तक किडनैप करके रखा गया था और उनके सभी क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन को भी सील कर दिए गए थे। और जब मोहम्मद बिन सलमान नाइफ की जगह क्राउन प्रिंस बन गए, तब मार्च 2020 में उन्होंने नाइफ और इनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश रचाने का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में डिफेंस मिनिस्टर का फर हासिल करते ही यमन पर हमला कर दिया। इस जंग का पर्पस ईरान को सपोर्ट करने वाले हूती रेबल्स को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका की मदद से सऊदी और UAE ने यमन पर 20,000 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक की, जिसमें लाखों लोग मारे गए। भले ही आज इस जंग को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन यमन में अभी भी इस तबाही को कोई नहीं भूल पाया है। प्रिंस सलमान के इस जुल्म के बारे में जिन लोगों और न्यूज रिपोर्टर ने आवाज उठाई, उन्हें या तो मार दिया गया या फिर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद जिस बहादुर जर्नलिस्ट ने MBS के डरावने चेहरे को लोगों के सामने लाया, तो उसका हशर भी हम सबके सामने है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फेमस जर्नलिस्ट जमाल अहमद खशोगी की, जो मिडिल ईस्ट आई और द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। जमाल ने अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को यमन के लोगों को कत्ल करने का जिम्मेदार ठहराया और लोगों के सामने उसकी सच्चाई लाने की मुकम्मल कोशिश की, क्योंकि वो अपने पावर के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी आदमी को नहीं छोड़ते थे। हालांकि इसके बाद जमाल को अपनी जान बचाने के लिए देश
छोड़कर भागना पड़ा, फिर भी वो MBS से नहीं बच पाए। यूनाइटेड नेशन की एक फेमस रिपोर्टर एग्नेस कॉर्नर का कहना है कि इस्तांबुल में सऊदी कॉर्नर एम्बेसी के अंदर सऊदी एजेंट की एक टीम ने जमाल को काफी बेदर्दी से कत्ल किया है। बहुत से एक्सपर्ट का ये मानना है कि MBS ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि अगर कोई भी इंसान इनकी या उनकी पावर के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका भी यही हशर होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MBS कितना खतरनाक आदमी है, लेकिन उनके पावर की किस्से यही खत्म नहीं होते। एक्चुअली नवंबर 2017 में लेबनीज प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे, लेकिन सऊदी आर्मी ने उन्हें रास्ते में ही रोककर बंदी बना लिया और उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने सऊदी अरेबिया के सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि सऊदी पहुंचने के बाद किंग सलमान और MBS ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके ठीक एक ही दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। लबनान के अंदर इस हादसे से काफी हंगामा हुआ और वहाँ के लोगों का मानना था कि सऊदी किंग और प्रिंस ने उनकी किडनैपिंग की है और उन्होंने ही साद हरीरी को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया है। अपने मुल्क की बिलियनियर्स को बंदी बनाना। मोहम्मद बिन सलमान का नाम अपने मुल्क की बिलियनियर्स को किडनैप करने और उनसे पैसे वसूल करने के मामले में भी सामने आया था। असल में ये बात 2017 की है, जब सऊदी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अचानक देश के कई सारे अमीर लोगों को करप्शन के चार्जेस लगाकर गिरफ्तार कर लिया था और उसे अरेस्ट करते ही उनकी बिजनेसेस को सील और बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन लोगों को जेल में नहीं बल्कि आलिशान होटल में कैद किया गया था और वहाँ पर उन्हें शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कुल 11 लोगों को किडनैप किया गया था, जिसमें दुनिया के छठे अमीर तरीन इंसान अल-वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। MBS ने उन लोगों को इसलिए किडनैप करवाया था क्योंकि उन्हें डर था कि पैसे के दम पर ये लोग आगे उनके लिए खतरा बन सकते हैं और इन लोगों को छुड़ाने के बदले में सऊदी गवर्नमेंट ने इनसे 106 बिलियन डॉलर का फाइन भी वसूल किया था। अब MBS सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। एक्चुअली 7 सितंबर 2022 को उन्हें सऊदी का PM अपॉइंट किया गया था और इस पोस्ट को हासिल करने के बाद से इनकी पावर किस हद तक बढ़ गई है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। PM बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया की बहुत सी रिलीजियस मोरल और सोशल में बदलाव की, जिसके लिए दुनिया में तो उनके लिए बहुत तारीफ हो रही है, मगर ऐसा करना उन्हें खुद बहुत भारी पड़ सकता है। असल में सऊदी गवर्नमेंट पिछले 280 सालों से एक एग्रीमेंट पर चल रही है, जो 1744 में सऊदी की रॉयल फैमिली हाउस ऑफ सऊद और रिलीजियस लीडर वहाब फैमिली के बीच में हुआ था। इस एग्रीमेंट में तय किया गया था कि मुल्क की पॉलिटिकल का जिम्मा सऊद फैमिली पर रहेगा और रिलीजियस का जिम्मा वहाब फैमिली संभालेगी और दोनों एक दूसरे के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही वजह है कि सऊदी के रिलीजियस लीडर कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के अंदर जिस तरह से रिफॉर्म लेकर आए हैं, उनकी वजह से ये एग्रीमेंट अब टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। असल में रिलीजियस पुलिस से लोगों को अरेस्ट करने का पावर छीनना, औरतों को ड्राइविंग अलो करना और म्यूजिक कंसर्ट करवाना, MBS के कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त में सऊदी के कई रिलीजियस लीडर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दी है और फिर बाद में गवर्नमेंट ने उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी करवाया है। अब ऐसे में ये डर है कि कहीं मोहम्मद बिन सलमान की इन फैसलों से सऊदी अरेबिया के अंदर सिविल वार ना शुरू हो जाए। असल में देखा जाए तो MBS खुद भी ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ऑयल खत्म होने वाला है। इसलिए वो सऊदी की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को ऑयल से शिफ्ट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सऊदी विजन 2030 और नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। अब MBS के इन तानाशाही वाले फैसलों से सऊदी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।